हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने चैप्टर का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो चेंजेस इन मैटर है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम सभी एक बात करना चाहेंगे कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो करंट चैप्टर है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं। वेज ऑफ डिलेइंग और प्रिवेंटिंग रस्टिंग, यानी क्या रास्ते हो सकते हैं जिसके थ्रू हम जो हमारा आयरन है उसमें अगर रस्टिंग लग जा रही है यानी तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर में हम लोगों ने रस्टिंग तक देख लिया था। रस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आपका वाटर भी होना चाहिए और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी होना चाहिए। यानी मॉइस्चर और ऑक्सीजन जब 50% होगा तो हमारा जो रस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी आयरन में रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब एक्टिविटी 9 यहाँ पे दी हुई थी, तो एक्टिविटी 9 सेम इसी से रिलेटेड है। वहाँ पर एक्टिविटी में आपको करके दिखाया गया है। एक 2 फ्लास्क लिए गए हैं। एक फ्लास्क में जो है कॉनिकल फ्लास्क है, एक में वाटर, दोनों में वाटर फिल करके उसमें आयरन नेल्स उसमें डिप कर दी गई हैं और एक को सील कर दिया गया है। जो सील कर दिया गया है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए क्या है वो आपका उसमें रस्टिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा। और जिसमें जो खुला हुआ है उसमें ऑक्सीजन जा रही है तो उसमें आप लोग रस्टिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्टिविटी 9 में ये देखा। फिर हमारे पास जो वेज ऑफ डिलेइंग और प्रिवेंटिंग रस्टिंग है उसमें मेथड है और हाउ इट वर्क्स, क्या मेथड हम अप्लाई करते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। तो होता क्या है, कोटिंग विथ ऑयल, ग्रीस, पेंट, दिस नीड्स टू बी डन एट रेगुलर इंटरवल एज द ग्रीस और पेंट सरफेस में भी ब्रोकन। यानी जो भी हमारा आयरन सब्सटेंस है अगर हम उस पर क्या करें, कोटिंग कर दें, किसकी, ऑयल की, ग्रीस की, पेंट कर दें, तो क्या होता है उसके थ्रू वो बचा रहता है, यानी उसमें रस्टिंग नहीं हो पाती। क्या ये कैसे वर्क करता है, तो प्रिवेंट्स द आयरन सरफेस टू कम इट कोटेड विथ मॉइस्चर एंड और ऑक्सीजन। यानी जब लोहा है, यानी अगर ये लोहा है, मेरे पास कोई लोहा है और इस पर मैंने क्या किया, इस पर मैंने पेंट कर दिया या ग्रीस लगा दिया या ऑयल लगा दिया, तो क्या होगा, तो इसके ऊपर एक किसकी सरफेस आ गई, पेंट की आ गई, ऑयल की आ गई या ग्रीस की आ गई, जिसके थ्रू क्या होगा, जब इसमें वाटर आएगा या ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा, ये इनका कांटेक्ट ब्रेक कर देगा। किससे, इसकी सरफेस से, किसकी सरफेस से, आयरन की सरफेस से। आयरन की सरफेस से वाटर और ऑक्सीजन का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक कौन कर देगा, आपका पेंट कर देगा या ऑयल कर देगा या ग्रीस कर देगा, जिसके थ्रू क्या होगा, इसको हम बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, रस्टिंग नहीं लगेगी। ठीक है, यानी Fe2O3 नहीं बन पाएगा। Fe2O3 क्या था, जो आयरन का ऑक्साइड था। ठीक है, फिर आगे हमारा बताया गया है, सेकेंड पॉइंट बताया गया है, कोटिंग आयरन विद अदर मेटल्स। यानी हम ये यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, एलॉइंग। तो ये क्या है, कुछ आयरन को कुछ हम ऐसे मेटल्स की कोटिंग कर देते हैं जिसके थ्रू भी उसको क्या किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले है गैल्वेनाइजिंग, कोटिंग ऑफ आयरन बाय ए लेयर ऑफ जिंक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जिंक यानी जस्ता, जेडन की हम क्या करते हैं, एक सरफेस अपने आयरन वाले सब्सटेंस पे लगा देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, वो प्रिवेंट हो जाता है। उसमें जो है क्या होता है, आपका रस्टिंग नहीं हो पाती। तो ये कैसे वर्क करता है, ये भी डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ अनदर मेटल लाइक टिन, क्रोमियम, जिंक प्रिवेंट्स रस्टिंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो आपकी बुक में भी देखिए यही बात बताई गई है कि जब हम इसको लगा देंगे, यानी इस मेटल्स को लगा देंगे, जिंक को अपने आयरन पर, तो उस पर रस्टिंग नहीं होने पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है टिनिंग में क्या बताया गया, कोटिंग विथ मोल्टेन टिन टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो यहाँ पे रस्टिंग के लिए भी क्या करते हैं, हम जो मोल्टेन टिन है उसके थ्रू जो है रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये बताया गया, आपकी बुक में भी बताया गया, दिस इज डन बाई कोटिंग एक्सपेंसिव यूटेंसिल्स विथ मोल्टेन टिन। आप अपने घरों में देखते होंगे कि कुछ बर्तन ऐसे होते होंगे जिसपे एक पॉलिश लगी होती है, जैसे जस्ते की लगी है, या जो इस तरह की जो पॉलिश होती है उन्हीं को आप क्या कहते हैं, टिनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो आयरन होते हैं उन पर लगा दी जाती है, जिससे उसमें क्या होता है, रस्टिंग नहीं होने पाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी बुक में बताया गया है, नेक्स्ट है एलॉइंग। एलॉइंग क्या है, 2 और मोर मेटल्स, यहाँ पे 2 और मोर मेटल, यानी 2 या 2 से अधिक मेटल को मिक्स करके आयरन के साथ मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है, आयरन में रस्टिंग नहीं होती। तो आपकी बुक में क्या लिखा है, 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल आर मिक्स। यहाँ पे मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल यानी जो धातु नहीं है, ठीक है, नॉन मेटल है, उसको हम लेते हैं, आर मिक्सड इन डेफिनिट proportion in their molten state to make a homogeneous mixture that behaves like a single metal। तो इस तरह हम कई मेटल को या नॉन मेटल को आपस में मिक्स करके एलॉय तैयार करते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एलॉइंग। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, ये होमोजीनियस यानी जहाँ पर ढेर सारे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब मिक्स हो जाते हैं, यानी जो कंपाउंड हो जा रहे हैं, उन्हीं की बात की गई है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या है, एलॉइंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुक में जो बताया गया, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे, ये सबसे आसान तरीका है, यानी सबसे इफेक्ट करने वाला तरीका है, जिसके थ्रू हम आयरन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। इट इज़ आल्सो लॉन्ग लास्टिंग, और ये लंबे समय तक चलता है। एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है, जो स्टील है, कौन सी, स्टेनलेस वाली, उसमें स्टेनलेस जो स्टील है, स्टेनलेस स्टील में इसको हम डन करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें हम आयरन, क्रोमियम, निकेल एंड कार्बन, यानी आयरन, निकेल, क्रोमियम और आपका क्रोमियम, आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन, इनको हम मिक्स करके क्या करते हैं, इनके थ्रू हम आपका क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील के जो यूटेंसिल्स होते हैं, वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन को मिक्स करके उनका एलॉय बनाकर ये बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसमें कितने मेटल यूज हुए, तो उसमें आयरन, निकेल, क्रोमियम, कार्बन, इनको मिलाकर इसको बनाया गया। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो अब आगे आपकी बुक में जो बताया गया है, इज़ यूज्ड इन मेकिंग, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कटलरी, मशीन्स, पार्ट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, निकेल स्टील, आयरन एंड निकेल इज़ यूज मेकिंग ऑटोमोबाइल पार्ट्स, यानी जो ऑटोमोबाइल यानी जो गाड़ियों से संबंधित है, ऑटोमोबाइल्स, आपका जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे किसका, आयरन के साथ निकेल का पेंट कर सकते हैं, जो रिम होती है गाड़ियों की उसमें इसको यूज़ करते हैं, एलॉय को। ठीक है, फिर अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है, वाई डज एक्सपोज सरफेस ऑफ ए कट ब्रिंजल बिकम ब्लैक, यानी जब आप बैगन को काटते हैं, यानी जो बैगन है हमारा, जब उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कट करते हैं, इससे चाकू से जब कट करते हैं तो क्या होता है, जब हम बैगन को चाकू से बीच से ऐसे अगर काट देते हैं, क्या होता है, कुछ देर बाद ये क्या पड़ने लगता है, काला पड़ने लगता है या लाल होने लगता है। तो ये किस कारण से होता है, देखिए आपको बुक में बताया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। व्हेन ए ब्रिंजल इज कट द आयरन कोटिंग केमिकल, यानी जब हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट से कट कर रहे हैं जिसमें आयरन लगा हुआ है, तो इन द ब्रिंजल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर, तो ऑक्सीजन जो एयर में अवेलेबल है उसके साथ वो रिएक्ट करके द एंजाइम दैट रेगुलेट्स ऑक्सीडेशन इज
पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, ठीक है। तो पीपीओ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपीओ यानी पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, टायरोइनेज द एंड टर्न्स ब्लैक। ये जो है क्या करता है, यानी जो पीपीओ है इसी के रीजन से जो है क्या होता है, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है जब हम चाकू से कट करते हैं। द सेम रिएक्शन ऑकर्स इन मैनी कट फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, बनाना एक्सेट्रा। और भी बहुत से हमारे फ्रूट्स हैं जिनको हम कट करते हैं, तो उनको कट करने से क्या होता है, उनकी सरफेस उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिर आगे है ब्रूस्ड ब्रिंजल और एप्पल बट intact from outside also show oxidation, as when the brinjal is dropped many cells get damaged and its contents flow within the fruit, which reacts the air inside the brinjal and turns black. Brinjals have over 25% air content, that is why they float in water. This blackening of fruit is a chemical chain. Some PPO reactions are desirable, such as brown color of tea, coffee, cocoa, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो ब्रिंजल है वो कंटेन करता है 25% एयर, ठीक है। इसी के लिए वो क्या करता है, वो वाटर पे क्या करता है, जब हम बैगन को डालते हैं वाटर पे तो उसकी सरफेस पे वो फ्लोट करता है, यानी वो डूबता नहीं है, तैरता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कुछ और भी रिएक्शन है जो हमारे डेजिरेबल है। डेजिरेबल मतलब जो हमारे लिए लाभदायक होंगे, ठीक है, जिनमें सच एज द ब्राउन कलर ऑफ टी, यानी जो आपके घर में चाय बनाते हैं उसका जो ब्राउन कलर आता है वो इसका चेंज का एग्जाम्पल है। और कॉफ़ी, कोकोआ, ये सब क्या है, ये सब आपके केमिकल चेंज है। तो आपको यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि जब हम कोई ऐसे आयरन सब्सटेंस वाली चीज़ों से इन फ्रूट्स को कट करते हैं, किसी भी फ्रूट्स को, अगर उसकी सरफेस का कलर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे पीपीओ है, यानी पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, ठीक है, जिसको हम आल्सो नोन एज टायरोइनेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, बस आपको यहाँ पर यही बात ध्यान रखनी है, जब हम फल को काटते हैं तो किस रीजन से उनकी सरफेस का कलर चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट है क्रिस्टल। आपने अभी प्रीवियस चैप्टर जो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स था, तो सॉल्ट्स को आपने देखा था क्रिस्टल का मैंने फिगर भी आपको बना के बताया था कि क्रिस्टल कैसे होते हैं। जैसे आप अपने घर में चीनी देखते होंगे वो कैसे क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो बुक में बताया गया, क्रिस्टल्स आर परहैप्स प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विद ए ज्योमेट्रिकल शेप एज एटम और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो संभवतः क्या है, वो प्योरेस्ट यानी सबसे शुद्ध फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस की, जो क्या है, जो एक जेमोमेट्रिकल शेप, ठीक है, एज एटम और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज, यानी जो उनके अणु हैं या परमाणु हैं वो जो आपका गणितीय सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग उनका शेप डिज़ाइन होता है, ठीक है। जैसा आपकी बुक में बना हुआ है एक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट्स का, तो कॉपर जो सल्फेट है जो उसका फिगर आपको दिख रहा है वो एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह फिर आगे आपकी बुक में बताया गया है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज फ्रॉम देयर सैचुरेटेड solution is called crystallization. The crystallization process has 2 steps. तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन है वो प्योर फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस का, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह के जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है यानी
वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। तो द क्रिस्टलाइजेशन है वो 2 प्रोसेस में होता है। एक है न्यूक्लिएशन, यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्वेंट गैदर टू फ्रॉम ए क्लस्टर, यानी यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्वेंट में क्या होगा, एक क्लस्टर के फॉर्म में होगा। क्लस्टर मतलब जहाँ पे ढेर सारे हो। द क्लस्टर देन स्टेबलाइज्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे ही ये बनते हैं, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर है क्रिस्टल ग्रोथ, यानी जो क्रिस्टल है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये दूसरा वाला है। द एटम बिगिंस to arrange in definite periodic manner on the cluster that gives the crystal its structure। तो यहाँ पे इसके थ्रू क्या होता है, जो एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं पीरियाडिक मैनर में, या जो क्लस्टर है वो उसको क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ठीक है, यानी उसका शेप निर्धारित करता है। तो क्रिस्टल precipitate from a saturated solution as in case of copper sulfate, or directly from vapor state as in case of naphthalene because of sublimation। यानी यहाँ पे ये बताया गया कि जो नेफेथलीन है वो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, जब कोई सॉलिड बिना किसी लिक्विड फॉर्म में आए हुए वो गैस फॉर्म में डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है। तो नेफेथलीन और कपूर आपने देखा होगा, अगरबत्ती आपके घर में जलाई जाती है, जो कि क्या है, सब्लिमेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया। फिर जो एक्टिविटी नंबर 10 है वो इसी से रिलेटेड है। इसमें आपको यही बताया गया कि जो आपके नेफेथलीन है, जब उसको हम हीट करते हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स। इस एक्टिविटी में आपको प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको देखना है टू सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम सोल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे सेपरेट कर पाएंगे सब्सटेंस को उनके सोल्यूशन से, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कॉपर सल्फेट जो है यूज़ किया गया है। तो इस एक्टिविटी को आप पूरा पढ़ेंगे, जब नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। फिलहाल हमें इस पूरे चैप्टर को कवर करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इज सी वाटर सॉल्टी, यानी जो समुद्र का पानी है वो खारा क्यों होता है। द सी वाटर इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जो सी वाटर है वो एक जटिल मिश्रण है किसका, वैरायटी ऑफ सॉल्ट, यानी ढेर सारे जो सॉल्ट्स हैं उनके कारण से ही उसका ऐसा नेचर है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विच हैव बीन decaying organic matter that's come from the abundant life in the sea and ocean। तो यहाँ पे जो सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर हैं वो क्या होते हैं, वो आते हैं कहाँ पे, प्रचुर मात्रा में, ढेर सारी मात्रा में। एबंडेंट लाइफ मतलब प्रचुर मात्रा में, कहाँ पे, सी एंड ओशियन, यानी समुद्र और महासागरों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके रीज़न से ही इनका ऐसा नेचर होता है। नेक्स्ट है द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग of igneous rocks all over the earth's surface that have been carried to the seas and oceans। यहाँ पे क्रमशः क्या होता है, जो इरोजन है किसका, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी जो चट्टाने हैं, कौन से, आग्नेय चट्टाने, जिनको हम इग्नियस रॉक्स को यानी आग्नेय चट्टाने कहते हैं। तो आग्नेय चट्टानों का जो क्रमशः वो टूटते हैं, उनका अवक्षेपण होता है, उसी से ये आपके कहाँ घुल जाते हैं, आपके सी में और ओशियंस में, ठीक है। डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम द ओशियन फ्लोर्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन अंडर द सी ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर फर्दर ओवर ए पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ द सी एंड ओशियन कीप्स गेटिंग कंसनट्रेटेड विथ सॉल्ट बाय द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो ओशियन है उनकी जो फ्लोर्स हैं उस पर क्या, जो वॉल्केनो हैं यानी जो ज्वालामुखी हैं, जब उनका विस्फोट होता है तो वो भी आकर कहाँ मिल जाते हैं, किसकी फ्लोर पर हैं, ओशियंस की फ्लोर पे हैं। तो उसके रीज़न से भी इनमें जो है खारापन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन सी वाटर इज सोडियम क्लोराइड। आपके समुद्र में कौन सा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो है वो मोस्ट कॉमन सॉल्ट है जो आपके सी में पाया जाता है, और 3.5% ऑफ सी वाटर बाई वेट।
इट इज़ फॉर्म, उस वाटर में उसका कितना लगभग 3.5% किसका वेट होता है, NaCl का वेट होता है। कहाँ के पानी में, ओशियन और सी वाटर में। इस बात को आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट बात बताया गया, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर, यानी सी वाटर से हम सॉल्ट को कैसे सेपरेट करते हैं। तो सॉल्ट को हम सेपरेट करते हैं सी वाटर से थ्रू द एजेस इन coastal areas. Salt is made by the villagers. First they trap sea water during the high tide in low laying areas, यानी जो ज्वार और भाटा की बात की गई है, जब हाई टाइड आते हैं, जब उच्च ज्वार आते हैं, तब क्या करते हैं, समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है और हम एक गड्ढा बना लेते हैं, उसमें वो पानी आके रुक जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो इवेपराइज होता है। इवेपराइज होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे केवल क्रिस्टल बचते हैं, किसके, आपके सॉल्ट के, ठीक है। तो इस तरह उसको हम ट्रैप कर लेते हैं। द हॉट सन ग्रेजुअली, देखिए आगे बताया गया है, द हॉट सन ग्रेजुअली कंसनट्रेट द वाटर बाय द इवेपरेशन एंड फाइनली ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड. This salt is called sea salt or sun salt and may not be pure enough to consume and need refining. तो यहाँ पर हमें इस तरह समुद्र से जो है सॉल्ट प्रोवाइड हो जाता है, यानी सन की गर्माहट से उसके भीतर का जो वाटर है वो इवेपराइज हो जाता है और केवल हमें सॉल्ट मिलता है। लेकिन वो सॉल्ट हमें यूज़ में डायरेक्ट हम नहीं लेते, उसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, यानी उसमें से और जो गंदगियाँ हैं उनको हम छांट देते हैं, ठीक है। केवल उसमें से हम NaCl को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपके ब्लॉग्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। एक है दांडी मार्च, जो कि गांधी जी से रिलेटेड है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो दांडी मार्च है, वो कब हुआ था, वो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ से, 1930, 12 मार्च 1930, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और गांधी जी ने कहाँ से स्टार्ट किया था, साबरमती आश्रम से टू दांडी, जो कि कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी, जो कि आपके कहाँ से रिलेटेड है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के से रिलेटेड है। और अगला एक है डेड सी की बात की गई है, डेड सी, ठीक है। जो डेड सी है यानी मृत सागर की बात की गई है। जो मृत सागर है आपका, वो दुनिया में सबसे खारा है, यानी वहाँ का जो परसेंटेज है वो सबसे खारा परसेंट है। तो इज 1385 फीट बिलो सी लेवल, यानी वो समुद्र की गहराई से कितना नीचे है, वो 1385, यानी 1385 फीट क्या है, वो गहरा है समुद्र से, ठीक है। बिटवीन, और ये कहाँ है, इज़राइल एंड वेस्ट बैंक, ये कहाँ पे है, इज़राइल और जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। इट हैज़ 33, बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये कितने परसेंट खा रहा है, 33.7% ये खा रहा है, यानी इसमें जो पानी है उसमें क्या है, 33.7% सैलिनिटी है। एंड इट डज नॉट सपोर्ट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सम बैक्टीरिया एंड फंगाई, यहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जीवित नहीं रह पाते हैं, केवल कुछ बैक्टीरिया या फंगाई ही यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपके इस चैप्टर का पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया गया है, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। जो एक्टिविटी है उसको आपको बुक से पढ़ लेना है एक बार, जब वो नहीं समझ में आएगी तब आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी बातें देखी उसको हम लोग ध्यान से कर लेंगे, समझ लेंगे, और जब नहीं आएगा तो आप मुझसे एक बार फिर से पुनः पूछ लेंगे। तो यहाँ पर आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको आप लोग डन करेंगे। जब नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट।